हेलो दोस्तों, माई सेल्फ ललिता, कॉलेज स्टूडेंट ऑफ लास्ट ईयर प्लस यूपीएससी एस्पिरेंट। तो मैं आज पढ़ रही हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो आज मैं पढ़ रही हूँ कॉलेज वाला। तो आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक देखने के लिए कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो क्लास 12th टॉपर। तो मैं इस तरह से पढ़ती थी एंड पढ़ती हूँ, और ऐसे ही मैं बनी थी 12th टॉपर। तो अगर आपको 12th नहीं, टॉपर स्टूडेंट स्टडी स्ट्रेटजी देखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं ऐसे पढ़ती हूँ एंड मैं ना इसको ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट नहीं की हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कैसे आवाज़ आ रहा है। कॉलेज ना मेरा ऐसा है कि यूनिवर्सिटी का जो रूल है 5 क्वेश्चन एंड अनलिमिटेड पेज वाला रूल है। तो इसमें आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं किससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर भी पढ़ के जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही चले गए एग्ज़ाम देने। तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ, आप देख सकते हैं इसमें मेरी स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ती हूँ। और इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं पढ़ूँगी, लाइटली ही पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे स्मार्ट तरीका पता है पढ़ने का। अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो 30 पेज मैं सुबह पढ़ी थी, और इसमें ना टोटल हैं मात्र 96 पेज। तो अभी मैं पढ़ सकती हूँ 30 पेज, अभी क्लियर कर दूंगी। अभी तो मेरे पास कितना बज रहा है, अभी मोबाइल में देखना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास घड़ी है। अरे उल्टा पकड़ी हूँ मैं घड़ी को। अभी बज रहे हैं 2:30। तो मैं 4 बजे तक पढ़ूंगी। 30 पेज कंप्लीट हो जाएगा। 30 पेज 4 बजे तक पढ़ूंगी, 30 पेज हो जाएगा कंप्लीट। तो चलो मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो 2023 में आया था, मैं उसको ही सिर्फ पढ़ूंगी। अपने को रिस्क नहीं लेना, जो आएगा ही नहीं, और पता है कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा, तो जो आएगा उसी को ही पढ़ो। क्या जरूरत है बेकार में उसको पढ़ने की जो आएगा ही नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है, निषेध परक संरचना क्या है? विभिन्न प्रकारों की निषेध परक संरचना लिखिए। विभिन्न प्रकार की निषेधात्मक संरचना लिखिए। ये कैसा क्वेश्चन है? एक निषेध सूचक शब्दों के निहित निषेध अर्थ। ये 2023 में आया है, आ सकता है। मैं इसको पढ़ने वाली हूँ। निषेधवाचक शब्द, अव्यय से निर्मित संरचना। अव्यय पहला पॉइंट मैं अभी थोड़ा हाईलाइट की थी, पहले एग्जाम के पहले भी की थी, लेकिन 2 प्रकार हैं इसकी। निषेधवाचक शब्द, निषेध परक संरचना से क्या तात्पर्य है? निषेधात्मक संरचना के उदाहरण सहित लिखिए। इसमें बोल रहा है हिंदी में निषेधात्मक शब्द अथवा अव्यय है जो कि स्वयं निषेध की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कि मत, न, नहीं, ये तीनों शब्द अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, एक दूसरे के विकल्प नहीं है। नहीं के स्थान पर मत या मत के स्थान पर न का प्रयोग नहीं हो सकता। नहीं के स्थान पर मत या मत के स्थान पर न का प्रयोग नहीं हो सकता। हिंदी में निषेधवाचक शब्द अथवा अव्यय जो कि स्वयं निषेध की अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे कि मत, नहीं, मत, न और नहीं, ये तीनों हैं निषेधात्मक शब्द, निषेधवाचक शब्द। निषेधवाचक शब्द मत, न और नहीं है। निषेधवाचक शब्द मत, न और नहीं है। निषेधवाचक शब्द निषेधवाचक शब्द
मत है, न है और नहीं है, न है और नहीं है, अव्यय है। निषेधवाचक शब्द अव्यय है जो स्वयं एक निषेध की अभिव्यक्ति करते हैं। मत, न और नहीं है, ये तीनों शब्द अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, एक दूसरे के विकल्प नहीं है। नहीं के स्थान पर मत नहीं आएगा, मत के स्थान पर नहीं नहीं आएगा, और न के स्थान पर नहीं नहीं आएगा, और नहीं के स्थान पर न भी नहीं आएगा। इजी है। न, नहीं, मत तीनों एक स्वतंत्र शब्द हैं, जहाँ इन तीनों शब्दों के पास पास, मतलब कि जहाँ होंगे तीनों शब्द, दोबारा नहीं होगा इसका प्रयोग। और दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि म से बनने वाली निषेध परम परक संरचना। तुम मत जाओ, तुम यह मत करो, मुझसे बात मत करो, आप यहाँ काम मत कीजिए, झूठ मत बोलो। उदाहरण, मतलब कि निषेध परक 3 शब्द आ जाएंगे, मत, न और नहीं, तो इसके उदाहरण लिख देना है। मत से बनने वाली निषेध परक संरचना। मत से बनने वाली निषेध परक संरचना मतलब कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम वो मत खाओ, तुम ये मत देखो, ऐसा हो गया। ये शब्दों का यूज करना है बस। नहीं से बनने वाली निषेध परक संरचनाएं, हाँ, जो कि नहीं शब्द के बीच में होता है, जैसे कि हो गया सामान्यतः वाक्य में शब्द जो है नहीं का प्रयोग होता है वो बीच में ही आता है, जैसे कि मैं उसे नहीं जानती, तुम वहां मत जाओ, नहीं वहां नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो नहीं खा सकते, तुम ये नहीं खा सकते। ये हो जाएगा निषेध परक संरचना। मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ, बता दूँ, मैं लिख लिख के पढ़ती हूँ। अगर आपको भी बनना है टॉपर तो आप लिख लिख के पढ़िए, अच्छा होता है लिख लिख के पढ़ना। जो कि मैं इसको ज़्यादा नहीं लिखूंगी क्योंकि ये हिंदी है और समझ में भी आ रहा है जल्दी जल्दी। तो तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। नहीं से बनने वाली निषेध परक संरचना के उदाहरण, आप नहीं जाएंगे, वे नहीं आएंगे, विद्युत भ्रष्टाचार कांड में मंत्री पद का हाथ नहीं है। अब न से बनने वाली निषेध परक संरचना, वह शायद न आए, तुम न करोगे न मैं खाऊंगा, तुम न करोगे न मैं करूँगा, वे आएंगे ना, तुम वहाँ न जाया करो, आप वहाँ न जाइए, आप वो न कीजिए, आप ये न खाइए, आप वो न खाइए, आप ये न पहनिए। मेरे आंख में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं अभी स्टडी करने से पहले ना रो रही थी, इसीलिए आंख में दर्द हो रहा है। तो चलो छोड़ो, अपने दुख को पढ़ते हैं। तो तुम ये मत करो, तुम ना खाओ, तुम ना जाओ, तुम ना सो, तुम ना देखो, ये हो गया ना से बनने वाली। ये था निषेध परक संरचना। नहीं करने का बोध, वहाँ निषेध सूचक समानताएं होती है, जैसे कि यह न बोलना, तुम न लिखना। अरे मैं तो सीधे आ गई इसके डिफाइन में, मतलब कि 2 भागों में आ गई, जबकि ये तो मैं पढ़ी ही नहीं कि निषेध परक संरचना किसे कहते हैं, अभी मुझे याद आया, जो कि बहुत सरल है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। क्या है वो है ये कि निषेध सूचनात्मक संरचना, जिन संरचनाओं में किसी कार्य या क्रिया का नहीं होने का बोध होता है उसको कहते हैं। बहुत सरल है। जिन क्रिया में किसी वस्तु या किसी कार्य को न करने का बोध होता हो उसको कहते हैं निषेधात्मक संरचना। हो गया निषेधात्मक संरचना। मैं एग्जाम सेंटर जाने से पहले घर में ही रिवाइज करके जाऊंगी इसको। और दूसरा हो गया अन्य शब्दों से निर्मित निषेध सूचक संरचना। निषेध को प्रकट करने वाले नहीं, न और मत में अतिरिक्त अन्य शब्द भी हैं, लेकिन उससे अन्य अर्थों की भी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार के शब्द इस प्रकार होते हैं: अधिसूचक शब्द, समास स्तर पर निषेध वाले शब्द। ऐसा नहीं होता, अब वह आएगा भला, अर्थात वह नहीं आएगा भला। सब स्टैंड पर खड़ी होगी, अर्थात बस गई होगी। भला अब खाना मिलेगा, अर्थात खाना नहीं मिलेगा भला। ऐसा भी कहीं हुआ है। ये अलग अलग प्रकार के हैं, मतलब कि इसमें 2 मेन पॉइंट हैं।
निषेधवाचक शब्द और दूसरा आ जाएगा अन्य शब्दों से निर्मित निषेध सूचक शब्द। और निषेध वाले में सिर्फ 3 ही हैं। निषेध सूचक शब्द, निषेधवाचक शब्द है यार, सूचक सूचक हो गया। निषेधवाचक शब्द में 3 ही आ जाएंगे। एक आ जाएगा मत, नहीं और न, और अन्य तरीके से बनने वाले। अन्य तरीके से बनने वाले ये दूसरा पॉइंट का हो जाएगा। और अन्य में से कौन कौन से बनेंगे? चुका, भला, शून्य, विहीन, हीन, रहित। चुका, भला, चुका, भला, चुका, भला, भला, चुका, भला, चुका, शून्य, हीन और रहित। भला, चुका, विहीन, चुका, भला, विहीन, चुका, भला, विहीन, शून्य। यह स्थान जन शून्य है। उस ज्ञान शून्य को क्या समझाएं? वायु शून्य स्थान पर 1 मिनट ठहरना मुश्किल है। 3 चुका एक शब्द आ जाएगा, भला आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, विहीन आ जाएगा, हीन आ जाएगा, रहित आ जाएगा। चुका, भला, शून्य, विहीन, रहित, 5 शब्दों से बनेंगे ये। इसमें भी इसके पॉइंट हैं। ये बना लूंगी मैं, इसको अगर आएगा तो मैं बना लूंगी। अब मैं आ जाती हूँ अगले पेज की तरफ। मैं तो 3rd इकाई आ गई। 3rd इकाई में कब आ गई पता ही नहीं चला। 3rd इकाई में कब आ गई? 2nd इकाई में मैं पढ़ी ही क्या क्या हूँ। 2nd यूनिट में क्या क्या पढ़ी हूँ मैं। ये सूखी डाली वाला है। प्रधानता होती है। चलो मैं यूनिट 3 आ गई हूँ, मेरे लिए अच्छा ही है। खत्म तो हो गया 2 यूनिट। मैं सुबह ही ख़त्म कर दी हूँ। एक क्वेश्चन ही बचा था सिर्फ 2023 का। इसमें आया है एक वसीयत मालती जोशी। अब ये क्या है वसीयत मालती जोशी? हाय, मेरे कान में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं। मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ ही है हर तरफ से। वसीयत कहानी के आधार पर अपनी भाभी के प्रति हरित के विचार स्पष्ट कीजिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन, मतलब कि आंसर, जिसमें बहुत कम दिख रहा होगा आपको। ये छोटा जो ब्लू पिंक पिंक है, इसके नीचे तक देखिए। हाँ, नीचे से नीचे तक देखिए, ये बहुत कम है। और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब बताओ मैं इसको कैसे करके लिखूं? इसलिए तो मैं अपने मन से ही लिख देती हूँ, सब कुछ अपने मन से ही लिखती हूँ मैं। वसीयत कहानी के आधार पर अपनी भाभी के प्रति हरीश के विचार स्पष्ट कीजिए। अपने भाभी के, इसको सिर्फ कहानी की तरह पढ़ना ही है, जो कि मेरे दिमाग में छप जाएगा। वसीयत कहानी में हरीश ने अपनी भाभी के प्रति विचार अच्छे नहीं थे। ओहो, वसीयत कहानी में हरीश का अपने भाभी के प्रति विचार अच्छे नहीं थे। वह अपनी भाभी को हक छीनने वाली समझता था। ओहो, अपनी भाभी को हक छीनने वाली समझता था। हरीश के भाई की पहली पत्नी लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई। कुछ समय पश्चात भैया ने दूसरी शादी कर दी और शहर के बाहर एक शहर के बाहर एक बंगला भी खरीद लिया। हरीश ने सोचा कि शहर के बाहर वाले बंगले में सब लोग मिलकर रहेंगे। नए घर में गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थीं। तभी हरीश ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वह अपनी नई पत्नी के साथ शहर के बाहर वाले बंगले में रहेंगे और पुश्तैनी मकान भैया के अत्यंत उदारता के साथ हरीश के नाम कर दिए। इसमें एक लाइनिंग वाला पॉइंट आ गया है।
कर दिया 2 बार पढ़ूंगी, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। भैया के इस दरिया दिल से कोई खुश नहीं हुआ। यह देखकर हरीश के नए बंगले में रहने के सारे सपने चकनाचूर हो गए। इन सब के लिए हरीश अपनी नई भाभी को जिम्मेदार मानने लगा, जिसने अपने अभी उनके घर में कदम भी नहीं रखा। नई भाभी के प्रति हरीश का मन खटक कड़वाहट से भर गया। सबको लगने लगा कि नई भाभी हमारी सुख सुविधाओं को छीनने आ रही है। हरीश अपनी भाभी को सबका हक छीनने वाली का अपराधी मानने लगा। उसके प्रति हरीश के मन में नफरत पैदा हो गई कि नई भाभी के कारण ही भैया हम लोगों को शहर के बाहर बंगले में नहीं ले जा रहे। हरीश को ऐसा लगने लगा कि निश्चित रूप से नई भाभी ने ही भैया के कान में कुछ मंत्र फूंक दिए होंगे, जिसकी वजह से भैया सिर्फ नई भाभी की बात मानने लगा है। भैया को हम लोगों की कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए हरीश अपनी नई भाभी को दोषी मानने लगा था। और ये है सिंपल सा कारण है। पहला पॉइंट मुझे ढंग से पता नहीं, समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ूंगी। नीचे वाला आ गया। शायद इन्होंने एक बंगला खरीदा था जहाँ पर वो सबको लेकर जाने वाले थे, लेकिन बाद में फिर लेके नहीं गए, जिसके कारण हरीश अपनी भाभी को हक छीनने वाली मानने लग गया। समरी, एक लाइन का समरी फिर से एक बार पढ़ देती हूँ, क्योंकि मैं इसको कल सेंटर जाने से पहले रिवाइज भी कर लूँगी, तो एक बार पढ़ ही लेती हूँ। ऐसे चीज़ों को कौन याद करता है, सिर्फ देख के पढ़ लेना है। वसीयत कहानी में हरीश ने अपने भाभी के प्रति विचार अच्छे नहीं थे। वह अपनी भाभी को हक छीनने वाली समझता था। हरीश के भाई की पहली पत्नी बीमार से मर गई, क्या कहें दुनिया से चल बसी। कुछ समय पश्चात भैया ने दूसरी शादी कर ली और शहर के बाहर एक बंगला भी खरीद लिया। दूसरी शादी कर ली, बंगला खरीद लिया। हरीश ने सोचा कि शहर के बाहर वाले बंगले में सब लोग मिलकर रहेंगे। नए घर में गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी। तभी हरीश के भाई ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि वह अपनी नई पत्नी के साथ शहर के बाहर वाले बंगले में रहेंगे और पुश्तैनी मकान भैया ने अत्यंत उदारता के साथ हरीश के नाम कर दिया। ओहो, भैया ने इस दरिया दिल से कोई खुश नहीं था। यह देखकर हरीश के नए बंगले में रहने के सारे सपने चकनाचूर हो गए। मुझे आया समझ में, अब आया। ये बातें चाहे हिंदी हो या हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो, सब चीज़ें ना समझने वाली चीज़ें हैं, मतलब कि विजुअलाइजेशन वाली बातें हैं। अब इतना था, इसको कौन रटे, लेकिन कुछ लोग मेरे ही कॉलेज के इसको रट के आएंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये समझ में आया। तो क्या समझ में आया, एक लाइन में समरी हो जाए इसका। और वो ये समरी है कि हरीश नाम का एक लड़का जो कि इस कहानी में है, वो अपनी भाभी को हक छीनने वाली बता रहा है। और वो क्यों बता रहा है, हरीश के भैया की एक पत्नी थी जो कि मर गई कुछ बीमार से, तो दूसरी शादी की हरीश के भैया ने। अब जो दूसरी शादी की तो उसकी पत्नी जब आई तो शहर के बाहर वो एक बंगला लिए, जहाँ हरीश सोच रहा था कि बंगले में सब लोग रहेंगे, घर वाले मिलजुल के। लेकिन जब गृह प्रवेश हो रहा था तो उसी दिन हरीश का जो भैया है वो आता है और बोलता है कि जो हम बंगला लिए हैं शहर में, उस बंगले में सिर्फ उस हरीश का भैया और उसकी भाभी रहेंगे, और बाकी सब जितने घर वाले हैं वो अपने पुश्तैनी घर में ही रहेंगे जो पहले रहते थे। इससे हरीश को क्या हुआ, हरीश का दिल टूट गया। दिल सिर्फ हरीश का नहीं टूटा बल्कि सबका ही टूटा, जितने लोग थे वहाँ, क्योंकि उनका उनका सबका मन था कि वो लोग नए घर में रहें उस नई दुल्हन के साथ और उसके पति के साथ। लेकिन उस नई दुल्हन के पति जो कि हरीश का भैया था, उसने तो मना कर दिया सबको, जिससे सबका दिल टूट गया। और उसी कारण से हरीश उसको हक छीनने वाली बताने लगा। और उस हरीश के उस दरियादिली से कोई खुश भी नहीं था कि उसने पुश्तैनी घर उसके नाम कर दी। तो इसी कारण से हरीश दुख हुआ और उसने अपनी भाभी को हक छीनने वाली बताना शुरू कर दिया, या हक छीनने वाली कहा। और इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि हरीश के भैया के कान भी उसने ही भरे होंगे, ऐसा हरीश का मानना है। तो ये था सिंपल सा समरी, जिसको मैं अपने हिसाब से लिख सकती हूँ। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इसको रट के आएंगे, लेकिन मुझे रटना पसंद नहीं है, मैं विजुअलाइज करके पढ़ती हूँ। तो आप भी विजुअलाइज करके पढ़िए, विजुअलाइज करके पढ़ना बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि आप जब किसी चीज़ को अपने माइंड में सोचते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्टिविटी का ही एक बड़ा कारण है कि आप चीज़ों को जल्दी नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैं जो अभी पढ़ी, इसके बाद मेरे माइंड में एक इमेज बना है जिसको मैं हो सकता है ज़्यादा दिन तक ना भूलूं, और एक इमेज भी रह जाएगा। जैसे कि मैं एक मूवी देखी, मान लीजिए, ऐसा इमेज बनेगा मेरे माइंड में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।